ये आकाश, आइए सुनते हैं झारखंड में लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना के परिणामों पर जीवंत परिचर्चा। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं आकाशवाणी समाचार के पूर्व उप निदेशक श्री नीरज नाथ पाठक और दैनिक भास्कर के स्टेट ब्यूरो चीफ श्री अमरेंद्र कुमार। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम किरकेट्टा। नमस्कार। आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है झारखंड में लोकसभा चुनाव की मतगणना के परिणामों पर जीवंत परिचर्चा। सबसे पहले मैं पूनम किरकेट्टा समाचार सेवा प्रभाग की ओर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं इस परिचर्चा में बने रहने के लिए, और बताना चाहूंगी कि आज की परिचर्चा में भाग ले रहे हैं आकाशवाणी समाचार के पूर्व उप निदेशक श्री नीरज नाथ पाठक और दैनिक भास्कर के स्टेट ब्यूरो चीफ श्री अमरेंद्र कुमार। पाठक जी और अमरेंद्र कुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी नमस्कार। और जैसा कि हमने आज के परिणाम देखे, आज जो परिणाम आए उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाती दिख रही है। एनडीए को 290 सीटें मिली हैं, लेकिन ये पिछली बार की तुलना में 62 सीटें कम हैं और इसमें 290 में से 238 भाजपा को मिली हैं और भाजपा को भी 65 सीटें कम मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 234 सीटें मिली और इंडिया गठबंधन को बढ़त हुई है 113 सीटों पर और इस 234 में 100 सीटें कांग्रेस ने हासिल की है, जो पिछली बार के इलेक्शन की तुलना में 48 सीटें अधिक हैं। इस पर जैसा क्लीन स्वीप की बात हो रही थी, 400 पार की बात हो रही थी, हालांकि अभी भी एनडीए मजबूत स्थिति में है इंडिया गठबंधन की तुलना में। इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। पूनम जी, आपने बिल्कुल ठीक ठाक कहा। असल स्थिति क्या है, अगर हम गहराई से इसका विश्लेषण करें तो सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है वो ये है कि इस बार बहुत अलग अलग तरीके से आपको विश्लेषण करना होगा विभिन्न राज्यों का, किन कारणों से, क्योंकि एक व्यापक पैमाने पर पूरे देश में जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए हैं, तो एक तो आप ये देखें कि सारे एग्जिट पोल जो 2 दिन पहले हमारे सामने राष्ट्रीय तौर पर आए, तो वो सारे एग्जिट पोल वो लगभग सही साबित नहीं हो पाए और जितने भी अनुमान थे उससे अलग हुए। और इसके पीछे केवल ये कारण नहीं समझा जा सकता है कि कुछ दबाव या कुछ खास कारण, बल्कि एक बात जो बार बार कही जा रही थी कि साइलेंट वोटर्स हैं इस बार। जी। साइलेंट वोटर्स हैं, उनमें चुप्पी है। दूसरी बात कि अगर कई राज्यों में आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि राज्यों के जो स्थानीय मुद्दे थे वो अत्यंत प्रभावी रहे हैं और जो झारखंड के पड़ोस के राज्य हैं वहां आप देखें तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। कुछ राज्यों के चुनाव परिणाम इतने चौंकाने वाले रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इसके अलावा कर्नाटक भी, जहाँ से कि जो इंडिया गठबंधन है उनको यह आशा थी कि काफ़ी आशातीत सफलता वहाँ मिलेगी, लेकिन वहाँ आपने देखा कि स्थिति बदली। और उड़ीसा जहाँ के बारे में बिल्कुल, तो इसलिए इस बार का जो चुनाव परिणाम जो सामने आया है ये मतगणना के बाद, तो कई लोग स्तब्ध हैं, सेफोलॉजिस्ट हों या फिर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हों, और जो इसका जो सबसे बड़ा जनादेश जो सामने समझ में आता है कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई और जो एनडीए गठबंधन जिसका उन्होंने हाल के दिनों में विस्तार किया था उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। हालांकि ये स्पष्ट है कि एनडीए को निर्णायक बहुमत प्राप्त हुआ है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह बिल्कुल लगा रहेगा कि ये कितनी स्थायी सरकार या स्थायित्व की ओर किस दिशा में जाएगी। आने वाले जो कुछ महीने हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
जी। और जैसे हम राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को 1.5 लाख से अधिक वोटों से हराया। हालांकि पिछली बार उन्होंने कई गुना अधिक वोटों के अंतर से हराया था। इस बार वोटों का जो अंतर है वो काफी कम हो गया। जी। तो अमरेंद्र कुमार जी, दूसरी ओर हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जो जीत का मार्जिन है वो काफी बड़ा है। 7,44,000 मतों का फासला रहा। तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। अभी पाठक साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरमार्क किया है जी। कि लोकसभा चुनाव में राज्य के स्थानीय मुद्दे भी हावी रहे। और मैं आप ही के उदाहरण को उधार लेता हूं कि यूपी का जो एक रिजल्ट देखिए, जो सपा बढ़ी है या इंडी गठबंधन का जो वहां महत्वपूर्ण बढ़त हुआ है, तो उसका असर वो दिख रहा है बनारस के सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिजल्ट है। और गुजरात में जो असातीत सफलता मिली है उसका वो इफेक्ट दिख रहा है अमित शाह के रिजल्ट में। और इस बार जिस तरीके से बातचीत हो रही थी पहले एजेंसियों का दुरुपयोग, राज्यों के मामले, तो वो मैं इन्हीं की बात को दोहराता हूं, मेरी अपनी बात से पहले इन्होंने बता दी है कि स्थानीय मुद्दे हावी रहे। जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए, बिहार में वो मुद्दे हावी रहे जो अलग थे। नीतीश के बारे में, जदयू के बारे में कहा जा रहा था, ऐसी मान्यता थी, चर्चाओं चुनाव के दौरान होती थी कि बीजेपी की अच्छी बढ़त मिलेगी और जदयू की स्थिति नहीं रहेगी। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और भाजपा के नेताओं के द्वारा जो परिचर्चा और जो हवा की बात की जा रही थी उसके संदर्भ में। लेकिन हकीकत क्या है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो साइलेंट वोटर है, उन्होंने वहां दिखाया जदयू की परफॉर्मेंस अच्छी देखी जा रही है। तो उसी तरह से झारखंड में भी और जिन पड़ोसी राज्यों में जैसा रिजल्ट है, बड़े नेताओं के मार्जिन में भी वो दिख रहा है जी। जहां एनडीए की मजबूत स्थिति है वहां वोट, हमको लगता है कि अभी तक औपचारिक रूप से 100 से अधिक सीटों की परिणाम की घोषणा नहीं हुई है। चर्चा है, लेकिन जो ट्रेंड बता रहा है उसमें मोटा मोटी आपने जो आंकड़ा बताया उधर ही जा रही है। तो उस बढ़त का जो अंतर है वो उन राज्यों की परिस्थिति पर डिपेंड कर रहा है जी। लेकिन एक बात मैं जोड़ दूं, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में हस्तक्षेप के लिए। एक खास बात जो मुझे लगता है इस चुनाव परिणाम से जो भी स्पष्ट जनादेश आया है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को ये ध्यान देना होगा कि मतदाताओं की जो परिपक्वता है बहुत साफ तौर पर सामने आई है कि जो मुद्दे आप विभिन्न राज्यों को देखें और जो राष्ट्रीय चुनाव परिणाम है उसको देखें तो सभी राजनीतिक दल इमोटिव या भावनात्मक मुद्दों से अलग हट करके और जो जमीनी मुद्दे हैं उनको आधार मानते हुए वो आगे आए हैं। अब जैसे बिहार का ही, हम झारखंड का हमारा पड़ोसी राज्य है, बिहार से कटकर बना है। अब एक बात आप देखें कि क्या कारण था। लगभग सभी सेफोलॉजिस्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ और यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनके समर्थक वो बिल्कुल ये मान रहे थे कि जो स्थिति है कि उसमें जनता दल यूनाइटेड को बहुत कम सीटें मिलेंगी। और जो वहां 2-3 बातें हुए हैं जी, 2-3 बातें जो हाल के वर्षों में हुई हैं कि चाहे वो आपको जातिगत जो जनगणना हुई है या फिर वहां जो हाल में एम्प्लॉयमेंट जो हाल में हुआ जी, इसको लेकर के ये हो रहा था कि संभवतः राष्ट्रीय जनता दल इसका लाभ ले जाएगी और भारी संख्या में लोग भी आ रहे थे जनसभाओं में, कैंपेनिंग में। लेकिन आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, मैं बिहार से भी लौट कर आया हूं और कुछ चुनाव क्षेत्रों में मैं गया भी था, तो मैं आपको बताऊं कि आंतरिक तौर पर उनके दिमाग में बिल्कुल चीजें ये साफ थी कि नीतीश कुमार का जो प्रशासन रहा है, हालांकि विधानसभा में या बाहर कुछ जो वक्तव्य उनके आए जिसके बारे में काफी चर्चा हुई है राष्ट्रीय पैमाने पर भी, लेकिन इसको स्वीकार करना होगा कि बिहार में जिस प्रकार का प्रशासन और जो स्थितियां रही हैं हाल के वर्षों में, उनका जो जन समर्थन था वह टूट नहीं पाया। और ये हम चुनाव परिणाम में, मतगणना के बाद जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा गया है। बिल्कुल जी। और अमरेंद्र जी, मैं आपसे अगला सवाल मेरा आपसे है कि जो रुझान और उससे पहले एग्जिट पोल, रुझान तो रहने देते हैं, एग्जिट पोल में जो सेफोलॉजिस्ट थे, जो हमारे
पत्रकारिता विभाग के जो लोग थे, पत्रकार थे, वो देखने में, आकलन करने में चूक गए? ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो अपने आप में एक अनुमान ही के आधारित है। हमारे यहाँ जितने वोटर हैं उसका देखिएगा तो कितने परसेंट का एग्जिट पोल जो आता है उसका सर्वे होता है, बहुत कम। लेकिन उसमें इतना जरूर माने होना चाहिए कि वो लिटमस सही होना चाहिए। अगर हमने सही लिटमस लगाया, उसका टेस्ट सही किया, तो रिजल्ट के करीब पहुंच सकते हैं। अगर उसमें मिस्टेक हुआ या आकलन आधारित किसी ने कहा या किसी मान से ग्रसित हो गए, तो वैसे दौर में ऐसे, और ये इस बार बहुत विश्वसनीयता का सवाल उठा है और इस पर सबको विचार करना चाहिए, चाहे प्रिंट मीडिया का हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, या हमारे यहाँ जो अभी यूट्यूब पर जो बहुत सा डिस्कशन होती है उसमें सबों को गौर करने के लिए, मैं गौर करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ दिन, 2 दिन से लग रहा था कि ये, हमको लगता है एग्जिट पोल वर्सेस इंडी गठबंधन हो गया था। इंडी गठबंधन लोगों का दावा जो था कि ये उलट होगा और ये हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, वो जो उनका कॉन्फिडेंस था उसका आधार उन लोगों को मालूम होगा, या वो भी एक चेक करना चाहिए। और इधर इन लोग इतना मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन गैप लंबा हो गया। पाठक साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मैच्योर जो हमारा वोटर है वो दिख रहा है। और आप देखिएगा तो अभी जैसे हंग पार्लियामेंट जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी रुझान है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। इसमें एनडीए को, भाजपा और उसके जो समर्थक दल हैं, उसको एक तौर पर देखिए तो पब्लिक ने लगाम लगाया जी कि आप जो कह रहे थे ये हमको एक सीमा से ज्यादा पसंद नहीं है जी। उसी तरह से अगर उधर का वो सीन है तो जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको भी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया है। उनको कुछ मैंडेट मिला है जो उसमें बताने के लिए कि रह रहा है कि भारत में एक मजबूत लोकतंत्र की जरूरत है, वो बता रहा है विपक्ष का, जो इंडी गठबंधन को जो भी मैंडेट मिलने जा रहा है। लेकिन एनडीए को पूरी तरह से नकारने की का भी मैंडेट नहीं है। उनकी जो अच्छाइयां हैं वो जैसे आज मजबूत स्थिति में है, अभी तो उन्हीं का सरकार बनने का स्थिति दिख रहा है। पॉलिटिकल ड्रामेबाजी में क्या होगा कल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी जो आकलन है जो सीधा दिख रहा है उसमें उन मैंडेट की ओर सबसे आगे है। तो इनका जो है, जब तक आप पब्लिक के नब्ज को नहीं पकड़िएगा और आकलन सही तरीके से नहीं कीजिएगा तो आप सत्य के करीब नहीं पहुंच सकते। ये केवल अनुमान है, क्या कि जितना पोलिंग होता है, क्या होता है, उसमें हम लोग कितना परसेंट, 1.1% भी नहीं लिटमस लगा पाते हैं। तो इसमें बहुत सतर्कता से और बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ उसका आकलन होगा, तभी हम लोग बिल्कुल। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है एग्जिट पोल के संबंध में, क्योंकि इस बार काफी चर्चा हुई है, आरोप लगे हैं कि सत्तारूढ़ दल के साथ एग्जिट पोल के जितने भी एग्जिट पोलर्स थे उनका समर्थन प्राप्त था, और संभवतः उसका लक्ष्य क्या था वो समझना, उसका विश्लेषण बाद की बात है। 2-3 बातें बेहद महत्वपूर्ण है एग्जिट पोल के संबंध में। एक तो जितने लोगों से आप राय प्राप्त करते हैं वो कुल मतदाताओं का मिनिस्क्यूल, जैसा कि अमृत जी ने कहा, बिल्कुल वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब जब विशेष परिस्थिति में मतदाता मौन हो जाता है, बताता नहीं है वो, उस वक्त आप खोद कर पूछते हैं और वोट डालने के बाद वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, तो उसमें काफी परिवर्तन हो जाता है। और ये हाल के वर्षों में, जैसे 2004 में यही स्थिति हुई थी, इंडिया शाइनिंग की स्थिति थी और काफी हंगामा हुआ था और लगभग ऐसी ही स्थिति थी जी। लेकिन हमने देखा कि, और कुछ चीजें जिस प्रकार से आप ये देखें कि पिछले 10 वर्षों में विभिन्न विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों के बाद संभवतः ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव था जिसमें कि 2 बातें तो हुई हैं कि अधिकांश विपक्षी दल एक हुए, और दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई कि जो मुद्दे सामने उन लोगों ने लाए, वो मुद्दे कई बार वो एक इनिशिएटिव लगे, एक पहल जैसी स्थिति में लगे कि उन्होंने एक नया मुद्दा लाया है जिस पर कि सत्ता पक्ष को जवाब देना है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात थी, और चुनाव परिणाम में मतदाताओं के जो रुझान आए और जो परिणाम आए हैं उसमें ये साफ साफ दिखा है। हाँ, ये बात बिल्कुल अमृत जी ने ठीक कहा कि एग्जिट पोल के संबंध में जितने भी इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा एक बार बैठकर टेबल पर अपनी एनालिसिस को किस प्रकार से दुरुस्त करें कि विश्वसनीयता उनकी बनी रहे, कि वो ये प्रयास होना चाहिए जी, कि वो सटीकता के करीब रहें। और इधर आज झारखंड में जो लोकसभा सीटें थी उसमें
खूंटी से बहुत दिलचस्प परिणाम सामने आया है। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने भाजपा के अर्जुन मुंडा को, जो कि सिटिंग एमपी हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको हरा दिया है और बड़े भारी मतों से हराया है। हम एक नजर देख लेते हैं जो हमारे लोकसभा सीटों पर आज क्या हुआ। राजमहल में जेएमएम के विजय हांसदा ने भाजपा के ताला मरांडी को पराजित किया। दुमका में जेएमएम के नलिन सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की सीता सोरेन को पराजित किया। यहाँ पर जब सीता सोरेन की बात आई है तो मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्या सीता सोरेन सही कैंडिडेट थी, एक जीतने वाली कैंडिडेट थी, या फिर उसके इमोशन में बह करके भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक कैंडिडेट बना दिया? अमरेंद्र जी, सही या गलत की बात तो मैं नहीं करूंगा, राजनीति में ऐसे प्रयोग होते हैं, होना भी चाहिए जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये झारखंड के संदर्भ में ये जो मैंडेट है, आप इसको गौर कीजिए, सीता सोरेन के माध्यम से मैं 5 एसटी सीटों के जोड़ रहा हूँ। झारखंड में 14 हमारी लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 एसटी के लिए रिजर्व और 1 एससी के लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दुमका समेत तमाम एसटी सीट को हार गई। और इस पर जो मैंडेट है या जो पब्लिक का दिमाग, जैसे पॉलिटिकल एनालिसिस होता है, किसी के दिमाग के आधार पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एनालिसिस जो है उस आधार पर कि किसके साथ है। और ये 5 सीटों का भाजपा को नहीं मिलना, ये कह रहा है, इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि आदिवासियों पर उनकी पकड़ नहीं है या आदिवासियों ने उन्हें स्वीकारा नहीं। या इसमें जेएमएम के जो मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी वाला कोई मामला इसमें अफेक्ट कर सकता है क्या? नहीं, माने इसको ऐसे समझा जाए कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 3 सीट भाजपा के खाते में थी और 2 एसटी सीटें कांग्रेस और इनके जेएमएम ने लिया था। उसके ठीक 5 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो 28 एमएलए के लिए जो आरक्षित सीट है, एसटी सीट, उसमें से 26 इंडिया गठबंधन जो अभी कहा जा रहा है, उस समय यूपीए था, उसके खाते में आ गए, मत 2 ही भाजपा में आई, तो वो कई दूरियां पर रही थी। इस लोकसभा चुनाव में 5 का 5 सीट हो गया। इसका मतलब ये है कि भाजपा उनको पकड़ नहीं सकी और एससी वोटरों में खास करके जहां ये 5 सीट का जो मैंडेट आ रहा है, उसमें उनके गिरफ्तारी का मामला लगता है कि वो निगेटिव रूप में लिया, इसीलिए ऐसा रिजल्ट हुआ। नहीं तो कम से कम जो 2 सीट जीती हुई थी, और शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, उसको पब्लिक ने नहीं चुन करके, और नलिन सोरेन को हमको लगता है कि 35-40 हजार का मार्जिन की चर्चा भी हो रही है जीता है। तो ये पब्लिक कहीं ना कहीं या तो बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया उस दौर में, या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा, या जो बार बार कल्पना सोरेन चर्चा में लाती रही कि इनके साथ अन्याय हुआ है और ये भेदभाव है, इनको फंसाया गया है, इनके साथ अन्याय हुआ है, उसका असर तो कुछ दिख रहा है इस रिजल्ट में। झारखंड में ये स्पष्ट है कि झारखंड में ये काफ़ी महत्वपूर्ण कैंपेन का ये इंडिया गठबंधन का जो कैंपेन रहा, उसमें बार बार इस मुद्दे को लाया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये बात आई है कि जो जनजातियों के खिलाफ ये सत्तारूढ़ गठबंधन है, सत्तारूढ़ दल है, और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ। और जो अंतर भी है, चुनाव परिणाम जिस प्रकार से आया है, उसमें कहीं ना कहीं इन 5 सीटों पर जिस प्रकार हम देखते हैं, वो साफ तौर पर सामने आया है कि काफ़ी अंतर से जीती गई सीटें हैं। और जो कैंपेन रहा है इंडिया गठबंधन का, उसका असर दिखाई दिया है। बिल्कुल जी। इसमें एक लाइन मैं और जोड़ना चाहता हूं कि जैसे आपने शुरुआत की थी खूंटी के अर्जुन मुंडा से। अर्जुन मुंडा सिटिंग एमपी होने के साथ साथ मंत्री थे। चुनाव से कुछ दिन पहले उनको और पावरफुल बनाया गया, कृषि विभाग भी दिया गया। प्रधानमंत्री की भी एक सभा हुई जो सिसई में दोनों कंस्टिट्यूंसी को कर रहा था। अमित शाह भी आए और राजनाथ सिंह भी आए, तो भी वो सीट बच नहीं पाई। और लंबे अंतर से, पिछले बार अर्जुन मुंडा लगभग 1500 वोट से जीते थे, इस बार वो जो हारे हैं वो भी बहुत बड़ा फैसला है। तो ये कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर है या उस वोटर में जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसका अभाव रहा। जी, तो इसी सीट पर जो आज की जानकारी है उसके लिए हम चलते हैं खूंटी से हमारी संवाददाता ज्योत्सना शीला के पास। खूंटी लोकसभा के लिए मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है
और पहले राउंड से ही लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा बढ़त बनाए हुए थे। पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में ही उसने 9,155 मतों से अपनी बढ़त बनाई। उसके बाद दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इस तरह से 10वें चरण तक 1,17,626 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से आगे रहे। वहीं 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और 15वें, 16वें राउंड तक भी लगातार कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण ने अपनी बढ़त बनाई और अब लगभग 1,40,000 से अधिक मतों से भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कालीचरण मुंडा ने शिकस्त दी है। जी धन्यवाद शीला आपका। इसके बाद हम चलते हैं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में हमारे संवाददाता रमेश प्रभाकर के पास। और गिरिडीह में जैसा कि हमें मालूम है, चंद्र प्रकाश चौधरी ने बहुत बढ़त बनाई हुई है आजसू के नेता। और आजसू की ये बात रही है कि आजसू परहेज नहीं करती कि वो भाजपा के साथ मिले या कांग्रेस के साथ मिले। तो पहले हम सुन लेते हैं हमारे गिरिडीह जो संवाददाता हैं वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आजसू का जो तरीका है उस पर। कोडरमा संसदीय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की ओर अग्रसर है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने वर्ष 19 के हुए आम चुनाव में भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो झाविमो के प्रत्याशी थे, को करारी शिकस्त दी थी। उस वक्त अन्नपूर्णा देवी को 7,53,000 मत प्राप्त हुए थे। इस बार अन्नपूर्णा देवी को 7,70,000 से अधिक मत प्राप्त हो चुका है और अंतिम परिणाम की आधिकारिक घोषणा बाकी है। आज उन्होंने इंडिया गठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को लाखों वोट से पराजित किया है। इधर गांडे विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने पहली बार में ही धमाकेदार जीत दर्ज की है। भाजपा के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को उन्होंने 27,149 मतों से परास्त कर दिया है। गांडे विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद गिरिडीह में उनके मुख्यमंत्री झारखंड बनने की तिथि पर चर्चा तेज हो गई है। गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने बताया कि झामुमो प्रत्याशी को 1,09,827 मत प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 27,149 मतों से परास्त किया है। बड़ी धूप में जनता ने भी हम लोगों का साथ दिया है, कड़कड़ाती धूप में भी, और जो मतदान किया है मैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और सारी जनता, झारखंड की सारी जनता, हमारे भारत की सब जनता को भी मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। धन्यवाद रमेश जी। और इसमें जो गांडे बाई इलेक्शन है उसमें जो कल्पना सोरेन का उभर कर आना बहुत ही दमदार तरीके से, उस पर अमरेंद्र जी पहले मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी। उनको मजबूरी में घर से निकलना पड़ा, लेकिन हमको लगता है कि हेमंत सोरेन का गिरफ्तार होना जी कल्पना सोरेन की राजनीति में आने के लिए टर्निंग पॉइंट बना। जी जैसे ये पहले से ही आशंका लगाई जा रही थी कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे या हेमंत सोरेन को मुख्य विधानसभा के सदस्य आयोग घोषित किया जाएगा। अगर आप थोड़ा देर पहले चलेंगे तो 31 दिसंबर को अचानक प्लानिंग उनकी पहले की रही होगी, लेकिन लोगों के सामने में अचानक वो बात आई कि वहां के गांडे के जो सिटिंग विधायक थे सरफराज अहमद, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और हुआ कि इसमें बाई इलेक्शन होगा। अब बाई इलेक्शन होगा तो वो कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन को अगर वहां से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो चुनाव लड़ सकते हैं इसी रणनीति के तहत। तो कल्पना सोरेन का प्लानिंग हमको लगता है उन दिनों से ही चल रहा था। लेकिन ये जो घटनाएं हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई है, बाद में इन्होंने को माने कमान दिया गया, ये स्टार प्रचारक बन करके कई गुरुजी बीमार थे ही, तो इनका जो प्रचार का मौका मिला और इसने जिस ढंग से अपने को रखा, ये स्वाभाविक राजनीतिक नेता के रूप में उभरने लगी। इंडी गठबंधन की जो बैठक थी उसमें दिखने लगा कि इनको नेशनल लेवल पर एक्सेप्टेंस मिल रहा है और ये चुनाव परिणाम भी बता रहा है कि वो उनका प्रभाव रहा। हेमंत को लेकर जो मुद्दा उठाया और गांडे उपचुनाव में वो जीत गए, तो इनका राजनीतिक उदय तो हो चुका है। अब इसको पार्टी किस रूप में परिस्थिति में उपयोग करेगी वो तो भविष्य की बात है, लेकिन यह कि पहले ही दौर में एक स्थापित नेता के रूप में इनको मानता मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। जी पाठक जी, आपसे ये टिप्पणी चाहूंगी कि जो ये राइज है कल्पना सोरेन का, तो क्या हम एक झारखंड के लिए महिला मुख्यमंत्री के तौर पर हम
इसको देखते हैं क्या? राजनीति संभावनाओं का खेल है, आप जानते हैं, वो कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं जी। एक तो जो पहली चुनावी सभा जो इन्होंने राष्ट्रीय इंडिया गठबंधन में जो पहला चुनावी भाषण था इनका, वहां से अगर आप लगातार देखें तो कैंपेनिंग की जो स्टाइल, कैंपेनिंग में जो उनका आत्मविश्वास है, भाषा, वाक्य, इश्यूज का चयन, वो ये बताता है कि ये राजनीतिक रूप से एक बेहद परिपक्व राजनेता के रूप में विकसित होने की पूरी संभावना है। आमतौर से अगर हाल के कुछ दशकों में देखें झारखंड में, चूंकि हम लोगों ने, मैं 91 से 91 से मैं देख रहा हूं, तो ये उन चुनिंदा राजनेताओं में शामिल हैं, जनजातीय राजनेताओं में, जिसमें मैं बहुत बड़ी संभावना देख रहा हूं राजनेता के रूप में। सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, लेकिन जो एक बात जिस पर हम सबों को गौर करना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये काफी चर्चा हो रही है कि कल्पना सोरेन क्या राज्य की भावी मुख्यमंत्री होंगी। अभी जो आने वाले चुनाव हैं उसका नेतृत्व, तो ये देखना बाकी है कि किस प्रकार से चीजें सामने आती हैं। जी। और हमारे पास टाइम कम है तो जल्दी से बता देते हैं किस किस सीट पर किन्होंने बहुत बढ़त बनाई हुई है और उनका जीतना तय है। जैसे राजमहल जेएमएम के विजय हंसदा, दुमका जेएमएम के नलिन सोरेन, गोड्डा बीजेपी के निशिकांत दुबे, चतरा बीजेपी के कालीचरण सिंह, कोडरमा अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद बीजेपी के ढुल्लू महतो, बहुत भारी अंतर से वो बढ़त में थे। रांची भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ, जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी के विद्युत वरण महतो, सिंहभूम जोबा मांझी जेएमएम की, खूंटी कालीचरण मुंडा कांग्रेस के, जिन्होंने बड़े अंतर से बढ़त लिए हुए थे और बिल्कुल वो जीतेंगे। लोहरदगा सुखदेव भगत कांग्रेस के, पलामू बीडी राम बीजेपी के, हजारीबाग मनीष जायसवाल बीजेपी के, ये जीत रहे हैं। और इसी के साथ आज की परिचर्चा हम यही समाप्त करना चाहेंगे। बातें तो बहुत हैं लेकिन समय कम है हमारे पास में, और आज की इस परिचर्चा में आप सभी श्रोताओं ने सुना हमारे आकाशवाणी समाचार के पूर्व उपनिदेशक श्री नीरज नाथ पाठक को और दैनिक भास्कर के स्टेट ब्यूरो चीफ श्री अमरेंद्र कुमार जी को। तो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से मैं पूनम क्रिकेटा आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। सभा चुनाव के तहत मतगणना के परिणामों पर जीवंत चर्चा। परिचर्चा में भाग ले रहे थे आकाशवाणी समाचार के पूर्व उपनिदेशक श्री नीरज नाथ पाठक और दैनिक भास्कर के स्टेट ब्यूरो चीफ श्री अमरेंद्र कुमार। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम किरकिट्टा।